इंडिया और यूएस के रिलेशन में आ गया है बम्प जब से प्रेसिडेंट बने हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब आप जानते हैं पिछले दिनों बहुत हाहाकार मचा है। 27 अगस्त से इंडिया के ऊपर 50% का टैरिफ लग गया है। अब ये पूरी कहानी क्या है, इंडियन मार्केट्स ने कैसे रिएक्ट करा है, इंडिया के साथ क्या होने वाला है, ये सारी चीजें मैं आज की वीडियो में बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आज की वीडियो में 10 पॉइंट्स बताऊंगा कि क्यों इंडिया को चाइना के साथ करीबी बनानी चाहिए और करीबी बनाते हुए किन किन चीजों का ध्यान भी रखना चाहिए। सेकंड, मैं आपको बताऊंगा कि इन सब का डीपर इंपैक्ट जो है इंडियन स्टॉक मार्केट पे और इंडियन टोटल एक्सपोर्ट मार्केट पे क्या होने वाला है। और बहुत जबरदस्त न्यूज आपके साथ शेयर करता रहूंगा बीच बीच में, जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स एक्ट करती है। तो ये जो समय है इंडिया के लिए बहुत जबरदस्त समय है, क्योंकि जैसे क्लासरूम में दो तीन बच्चों को एक बड़ा बच्चा बुली कर रहा होता है तो वो तीन बच्चे साथ में आ जाते हैं ना, वैसे ही इंडिया, रशिया और चाइना शायद साथ में आ गए हैं। और ये साथ में कैसे आए? इंडिया ने पहल नहीं की है, चाइना ने पहल की है। एक सीक्रेट लेटर भेजा गया था शी जिनपिंग के द्वारा हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को, और उसमें लिखा था कि ड्रैगन एलिफेंट टैंगो, यानी ड्रैगन चाइना, एलिफेंट यानी इंडिया, अब इन दोनों को टैंगो करना चाहिए, यानी कि साथ में डांस करना चाहिए। और ये चिट्ठी आगे जाके हमारे पीएम को रिले हुई और उसके बाद जो है रिलेशनशिप और वार्तालाप चालू हुई। President Xi Jinping sent a personal letter to India's President Draupadi Murmu. The letter spoke of closer ties. तो चलिए शुरू करते हैं एक इंटरेस्टिंग कहानी, जिससे हमें कंप्लीट जियोपॉलिटिक्स का पता चलेगा, इंडिया में क्या हो सकता है पता चलेगा, और हमारी स्टॉक मार्केट कैसे रिएक्ट करेगी और आपके पोर्टफोलियोज का क्या होगा इसके बारे में भी पता चलेगा। पर आगे जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी दबा दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कथुरिया, सीएफए, आपका बिजनेस फाइनेंस और पैसिव इनकम कोच, फाउंडर प्रॉफिट्स फर्स्ट, लेके आया हूं एक जबरदस्त वीडियो, कंप्लीट एनालिसिस इंडिया, चाइना, रशिया, अमेरिका, इन सब के रिलेशनशिप पे और हमारे पोर्टफोलियो पे उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। पर पोर्टफोलियो से बात याद आती है, तो अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनाना सीखना चाहते हैं, कौन सा म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना है वो सीखना चाहते हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहते हैं, रिटायरमेंट का सही नंबर जानना चाहते हैं, तो हमारी 2 घंटे की मास्टर क्लास को जरूर अटेंड करें। इस मास्टर क्लास को अभी तक 40,000 से ज्यादा लोग अटेंड कर चुके हैं और उन सब ने अपना गोल्डन नंबर पाया और यह सीखा कि मनी के साथ रिलेशनशिप कैसे बेटर करना है और एक म्यूचुअल फंड को किस बेसिस पे इवैल्यूएट करना है ताकि आप राइट म्यूचुअल फंड खरीद सके। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको भर के जो फॉर्म के एंड में एक व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए। वैसे तो ये मास्टर क्लास कंप्लीटली फ्री है, जैसे ग्रुप भर जाएगा उसके बाद फर्दर एडमिशंस नहीं लिए जाएंगे, तो इमीडिएटली जाके डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है। अब वापस आते हैं हमारी वीडियो पे। मैं सारी चीजें ना आपके साथ आर्टिकल्स के माध्यम से शेयर करूंगा। अब इस चित्र को देख के दूर अमेरिका में कहीं से जलने की बू आ रही है। तो आप देख सकते हैं एससीओ समिट की ये फोटो है, जहां हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग तीनों साथ में खड़े हैं और एक दोस्तों की तरह हंस रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। अब जैसे ही ये डोनाल्ड ट्रंप ने देखा और जब सुबह वो उठे होंगे, क्योंकि वहां उल्टा दिन चल रहा होता है, तो उस टाइम पे उन्होंने क्या लिखा, वो टेंशन में आ गए। टेंशन में आ गए तो उनकी जो वेबसाइट है वो ट्रूथ सोशल, उस पे जाके फटफट ट्वीट कर दिया। उनको आदत है बस, वो आई थिंक सुबह सुबह उठते ट्वीट कर देते हैं। आई थिंक चाय बाद में पीते हैं, ट्वीट पहले करते होंगे। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में बताना। व्हाट फ्यू पीपल अंडरस्टैंड इज वी डू वेरी लिटिल बिजनेस विद इंडिया, यानी कि हम बहुत ज्यादा व्यापार नहीं करते हैं इंडिया के साथ, इंडिया हमारे साथ बहुत ज्यादा व्यापार करता है। वैसे ये बात गलत नहीं कह रहे, बात तो ये सही कह रहे हैं, क्योंकि इंडिया का करीबन $45 बिलियन का ट्रेड सरप्लस है यूएस के साथ। अगर हम ट्रेड सरप्लस को समझना चाहें तो इसका मतलब यह है कि जो सामान हम उनको बेचते हैं और जो सामान वो हमें भेजते हैं, हम उनको $45 बिलियन का सामान ज्यादा बेचते हैं। यानी $45 बिलियन अगर टोटल एक्सपोर्ट्स देखें तो $700 बिलियन के आसपास का है। तो 6% हमारे टोटल एक्सपोर्ट्स का जो है वो यूएस से ही आता है। तो यानी बड़ा ट्रेड पार्टनर है हमारा और बहुत सालों से ट्रेड पार्टनर है। अभी तक ये एक टोटली वन साइडेड रिलेशनशिप था, क्योंकि हम उनके क्लाइंट की तरह थे और वो हम पे टैरिफ मारे जा रहे थे। बट ये टोटली वन साइडेड डिजास्टर वर्ड यूज किया उन्होंने। और इंडिया जो है बहुत सारा अपना ऑयल और मिलिट्री प्रोडक्ट्स रशिया से खरीदता है, हमसे बहुत कम खरीदता है। ये नाराजगी है उनको ना, उनको बुरा लगता है कि हम उनसे कम खरीदते हैं। वो ऐसी हरकतें करेंगे तो फिर यही होगा। और क्या करते हैं ना, वो इंडिया को भी माल दे देते हैं, पाकिस्तान को भी माल दे देते हैं। तो आपको पता है पिछली बार इंडिया पाकिस्तान के युद्ध में F-35 उन्हीं के थे जो वहां उड़ रहे थे, तो वो दोनों को दे देते हैं, उनको कोई, उनका कोई दीन धर्म नहीं है। ठीक है। यूएस के लिए ना एक बहुत बड़ी अच्छी बात कही जाती है कि यूएस के कोई परमानेंट फ्रेंड्स नहीं है, कोई परमानेंट एनिमी नहीं है, उनके सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट है। वो बड़े क्लियर है कि उन्हें लाइफ में क्या चाहिए। वो ये नहीं सोचते मेरा दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। अगर उनके इंटरेस्ट के लिए तो 10 साल पुराने दुश्मन को गले लगा लेंगे, और अगर उनके इंटरेस्ट में नहीं है तो 100 साल पुराने दोस्त को एक सेकंड में दगा दे देंगे। तो भाई जिसके साथ जैसा व्यवहार हम भी वैसे ही करेंगे, हमारा भी इंटरेस्ट होगा उसके हिसाब से काम करेंगे। मार्केट्स, स्टॉक मार्केट्स ने इसको कैसे रिएक्ट करा है आइए समझते हैं। तो अगर हम स्टॉक मार्केट्स देखें तो पिछले 2 दिन में, जैसे जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, उसके हिसाब से अगर आप देखें तो मार्केट एकदम नीचे चली गई थी, पर पिछले 2 दिन में मार्केट ने ऑलमोस्ट कल पूरा जंप लिया है और आज भी जंप लिया है। करीबन निफ्टी
1.2% के आसपास ऊपर चल रहा है फ्रॉम इट्स लो, यानी कि मार्केट एक पॉजिटिव रिसेप्शन की तरफ। और उसके कई कारण है, अकेला ये कारण नहीं है कि चाइना और इंडिया मीट कर रहे हैं, बहुत बहुत सारे कारण है। और तो सबसे बड़ा कारण जो है वो है जीडीपी का ग्रोथ नंबर्स। तो जीडीपी ग्रोथ नंबर्स जो है वो फर्स्ट क्वार्टर में 7.8% पर एनम है। अब ये भाई साहब है, पिछले दिन कह रहे थे कुछ दिन पहले कि भाई इंडिया की तो डूबी हुई इकोनॉमी। अच्छा, डूबी हुई इकोनॉमी है और उसका 7.8% का ग्रोथ है, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ग्रोथ है हमारी, फिर भी हमारी इकोनॉमी डूबी हुई है। और कुछ लोग हमारे भारत देश में बोलने लग जाते हैं, हाँ 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 ट्रम्प जी सही कह रहे हैं, वो तो ट्रम्प जी है ना, तो वो सही कह रहे होंगे। ठीक है, वहां के देश के लोग कह रहे हैं, वहां के जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि भाई ट्रम्प को इंडिया के साथ रिलेशनशिप खराब नहीं करना चाहिए, और जबकि हमारे यहाँ वाले कहते हैं नहीं नहीं जो ट्रम्प कह रहा है वो ठीक है। चलो भाई, ऐसे ही होता होगा। तो जीडीपी जो है वो 7.8% से ग्रो कर रहा है, यानी कि इंडिया में ग्रोथ स्टोरी अभी भी रिवाइव्ड है। तो आइए समझते हैं हम कुछ पॉइंट्स जहां हमारे को इंडिया चाइना के रिलेशनशिप को डीपली समझना पड़ेगा। देखिए, पहला पॉइंट तो ये है कि जी हाँ, रिलेशनशिप्स अब थोड़े से बिल्ड होने लगे हैं। इंडिया ने रिप्रेजेंट किया है एससीओ फोरम में। बात ये भी चल रही है कि जो 54 एप्स बैंड की गई थी उसमें से कुछ कुछ ओपन हो जाएंगी। टिकटॉक ने वापस ऑफिस जो है गुड़गांव में ओपन कर लिया, हायरिंग चालू कर दी, ऐसी न्यूज आ रही है। पर यह हमें याद रखना चाहिए कि पीछे बहुत सालों से हमारा बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। 2017-18 से तो हमने उनके साथ फ्लाइट्स तक बंद करी हुई है, डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं है। 20 इंडियन सोल्जर्स को मार दिया गया था जब ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। तो ये कुछ चीजें ना, कुछ घाव भूलने नहीं चाहिए। जब हम वापस दोस्ती कर रहे होते हैं किसी के साथ जिसमें हमारी दुश्मनी होती है, जिसके साथ हमारे रिश्ते पहले अच्छे नहीं होते, तो जो घाव उन्होंने दिए थे वो याद जरूर होने चाहिए आपको, कि फिर से ना हो जाए। क्योंकि नेहरू जी के टाइम पे भी इंडिया चीनी भाई भाई, नेहरू जी ने बहुत कोशिश करी कि हम अच्छे क्लोज आ जाए, पर अटैक हो गया। तो ये थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अब सेकंड पॉइंट जो है वो यूएस ने इंडियन इकोनॉमी पे बहुत जबरदस्त प्रेशर डाला हुआ है। अब है ना, आप यूएस की मंशा समझिए। यूएस की मंशा बड़ी क्लियर है। यूएस है ना इंडिया की एग्रीकल्चर इकोनॉमी हथियाने के मूड में। यूएस ना वन ऑफ द लार्जेस्ट फार्म प्रोड्यूसर्स है, और इतना बड़ा फार्म प्रोड्यूसर है, इतना बड़ा फार्म प्रोड्यूसर है, उसको ना खपत चाहिए। अब पूरे यूएस की जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ 30 करोड़ की है, और 30 करोड़ की पॉपुलेशन पे वो कितना ही खपा लेगा। तो वो चाहता था कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो यूएस के लिए ओपन हो जाए एग्रीकल्चर के लिए। और मोदी जी ने बहुत क्लियरली कह दिया कि हम अपने फार्मर्स के लिए और फिशरमैन के लिए कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अब आप बात समझिए कि यूएस के खेत जो होते हैं ना, यूएस इंडिया का जो एवरेज खेत है, यूएस का जो खेत है उससे 200 गुना से ज्यादा बड़ा होता है। इंडिया में सबसे बड़ा लेबर पार्टिसिपेशन जो है, 15 करोड़ लोग सिर्फ एग्रीकल्चर में, और ये बहुत कम पैसा कमाते हैं। अगर यूएस को हमने अलाउ कर दिया तो यूएस में मशीन से फार्मिंग होती है, तो वहां जो प्रोडक्टिविटी है वो भी ज्यादा है, एरिया है वो भी ज्यादा है। तो अगर उन्होंने माल यहां डंप करना चालू कर दिया तो इंडियन फार्मर्स के लिए बहुत खराब होगा। इसलिए इंडिया इस स्टैंड पे तो बहुत स्ट्रांग है कि भाई हम अपने फार्मर्स को कुछ नहीं होने देंगे, क्योंकि 15 करोड़ लोगों की लाइवलीहुड जो है वो कंप्लीटली एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। अच्छा, कभी भी हमारे जैसे देश को जिसमें इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, उसको अपना फूड कंट्रोल किसी बाहर वाले देश को नहीं देना चाहिए भैया। अगर उन्होंने वो प्लग खींच दिया ना, तो भाई उसके बाद तो फिर यहां भुखमरी हो जाएगी। अब आप सोचिए, उनको हमने पूरा दे दिया और उसके बाद इंडियन प्रोडक्शन कम हो गया, तो वो जिस दिन चाहे बटन बंद कर देंगे। और आपको तो पता है, नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। वो बोलेंगे भाई भाव बढ़ा दो, हम बोलेंगे नहीं बढ़ा सकते, वो वहां से प्लग उड़ा देंगे। तो भाई हमारे को सेल्फ सफिशिएंसी चाहिए, आत्मनिर्भरता चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो यहां इसलिए इंडिया से बहुत नाराज चल रहा है यूएस, क्योंकि इंडिया उसको अलाउ नहीं कर रहा है अंदर आने। अच्छा, एक जो बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल था कि अब जो है इंडिया और चाइना साथ में कोलैबोरेट कैसे करेंगे, हम तो कंपीट करना चाहते हैं। आई थिंक हमारे पास कोलैबोरेट करने का एक बहुत बड़ा स्पेस है, और ये आर्टिकल उसको मेंशन करता है, व्हाई डज मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट फ्रॉम चाइना टू इंडिया। अगर आप देखें, चाइना ना धीरे धीरे हाई वैल्यू आइटम्स पे जा रहा है। वो रोबोटिक फैक्ट्रीज बना रहे हैं, वो वहां पे इलेक्ट्रिक कार्स बना रहे हैं, मतलब वो हाई वैल्यू बेस्ड आइटम्स पे जा रहे हैं। और जब उन्होंने स्टार्ट किया था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तब वो छोटी छोटी चीजें करते थे, लेबर का काम करते थे। अब क्या हुआ है, लेबर की कॉस्ट जो है वो चाइना में पिछले कुछ सालों में 600% तक बढ़ गई, जबकि इंडिया में लेबर कॉस्ट अभी भी कम है। वैसे आपको मैं मजेदार बात बता दूं कि 88% इंडिया की जो मेल लेबर फोर्स है वो इस टाइम पे महीने का 10,000 रुपए से कम कमाती है। यानी कि हमारे पास एक बहुत बड़ा स्पेस है इन सबको एंगेज करने का लो वैल्यू आइटम्स में। तो इसलिए जो पूरी दुनिया है वो चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी देख रही है। आप देखेंगे सैमसंग ने अपनी सारी प्रोडक्शन ऑलमोस्ट चाइना से बंद कर दिया, वो उसको इंडिया पे लेके आ गया। बहुत सारी कंपनीज जो है या वियतनाम जा रहे हैं या ताइवान जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं उससे इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। अब आप सोचिए कि अगर चाइना और इंडिया ही मिल जाए, तो चाइना के पास जो फैक्ट्रीज हैं जहां पे लेबर महंगी हो गई है, तो वो इंडिया को दे सकता है। जैसे दोस्तों में होता है ना कि किसी की कंपनी बड़ी हो जाती है, किसी की कंपनी अभी छोटी होती है, तो बड़ी कंपनी वाला बोलते, छोटी कंपनी वाले को बोलते, देख यार ये काम मैं नहीं कर सकता, ये मेरे लिए जो है वायबल नहीं है, तो एक काम करते हैं, ये वाला काम तू कर ले। तो इसी तरीके से हम चाइना से काम ले सकते हैं, जिससे हम अपनी लेबर को एंगेज कर सकते हैं और धीरे धीरे हम भी हाई वैल्यू आइटम में आ सकते हैं। तो कॉस्ट एडवांटेज एक बहुत बड़ी चीज है, जिससे ये जो अलायंस है चाइना और इंडिया के बीच में, ये एक बहुत अच्छा हमारे लिए फैक्टर प्ले कर सकता है
चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी में। दूसरा ऑब्वियसली यूएस सबको बुली कर रहा है, चाइना को भी बुली कर रहा है। वैसे वो डबल स्टैंडर्ड्स प्ले करता है। चाइना जो है हमसे ज्यादा तेल लेता है रशिया से। अच्छा, यूएस जो है खुद भी न्यूक्लियर बेस्ड जो इनपुट्स होते हैं, एनरिच यूरेनियम जिसे कहते हैं, वो भी रशिया से लेता है। पूरा यूरोप जो है वो रशिया से गैस लेता है। पर जब हमारे पैसे पहुंचते हैं ना रशिया पे, तभी वो पुतिन जी उसको साइड करके बोलते हैं इसी पैसे को जो है हम यूज करेंगे वॉर के लिए। अब मजेदार आपको इक्वेशन बताता हूं कि इंडिया जो है वो रशिया से ऑयल खरीद रहा है और इंडिया जो है यूक्रेन को डीजल बेच रहा है, और डीजल के पैसे से इंडिया रशिया को पैसे देता है। तो आई थिंक यूक्रेन ही शायद यूक्रेन की वॉर फंड कर रहा है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो ये जो है एक बहुत अच्छा स्पेस है इंडिया और चाइना को कोलैबोरेट करने का। अच्छा, अभी जो पीछे वॉर हुई तो आपको पता है कि चाइना ने बहुत सारे इक्विपमेंट सप्लाई किए थे। अब वो सबको समझ आ ही गया है कि बेचारों के साथ क्या हुआ है, बिकॉज इंडिया ने जो धुलाई करी है उन सारे इक्विपमेंट्स की। तो आई थिंक चाइना को लग रहा है कि इंडिया का स्टैंड स्ट्रांग हो रहा है, तो उसके साथ एक रिलेशन बनाना चाहिए। और प्लस जो है वन साइड बुली चल रही है वो तो फैक्टर प्ले कर ही रहा है। पर अब हम वापस आते हैं, हमने अपॉर्चुनिटीज की बात करी, पर रिस्क और थ्रेट्स वही है कि यूएस जो है इंडिया का लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेड पार्टनर है। हमारा टोटल ट्रेड उनके साथ $118 बिलियन का है, जिसमें से $45 बिलियन हमारा सरप्लस है जो मैंने आपको बताया। तो यानी बहुत बड़ा डिपेंडेंस हमारा यूएस पे है, जो हमारे को ध्यान रखना चाहिए उसका। अभी जो है यूएस ने टैरिफ जो लगाए हैं उसको मैं समझाता हूं। ये एक बहुत अच्छा आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया का जो इसको समझाता है। फार्मास्यूटिकल हमारा जो शेयर ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो 32% है और एक्सपोर्ट्स जो है वो 53% है। तो अभी यहां पे आप एडिशनल ड्यूटी देखेंगे 0% है। क्यों? क्योंकि 40% जो दवाई यूएस में आती है ना वो इंडिया से आती है, और अगर इस पे टैरिफ लग गया ना भाई, तो वहां वैसे ही हेल्थ केयर की कॉस्ट बहुत ज्यादा है, जो उनके सिटीजन के लिए ठीक नहीं रहेगा। तो ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रंप को शायद इतना तो कोई कंसल्टेंट ठीक है कि भाई वो बहुत गुस्सा हो जाता है तो बोलता है ठीक है ये दो तीन चीजें छोड़ दो भाई, नहीं तो हमारी इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। अपैरल यानी कपड़ों पे 50% है, जेम्स एंड ज्वेलरी पे 50% है, ऑटो कंपोनेंट्स पे 50% है, केमिकल्स पे 50% है, स्टील पे 50% है, सी फूड पे 50% है। इसलिए हमारे जो फिशरमैन हैं उनके लिए और हमारे अपैरल सेक्शन के लिए, जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्शन के लिए अगला क्वार्टर थोड़ा सा मुश्किलात आ सकती है, जो आपको रिजल्ट्स में दिखेगा। और जिन कंपनी से अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो थोड़ा सा दूर रह सकते हैं फॉर द मोमेंट। अच्छा, इसमें जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं ये इन सेक्टर्स में 70% शेयर रखते हैं। यानी कि इसमें लघु उद्योग जिन्हें कहते हैं, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज कहते हैं, उनको बहुत परेशानी होने वाली है। और इंडियन गवर्नमेंट को इनके सपोर्ट के लिए आना चाहिए। कोई ना कोई क्रेडिट फैसिलिटी या कोई ना कोई न्यू मार्केट डेवलपमेंट करनी चाहिए इंडिया को, और उनको एक नई मार्केट देनी चाहिए ताकि जो ये एक्सपोर्ट यूएस कर रहे थे उसको रीरूट करके कहीं और भेज दें। तो गाइस अब कुल मिला के बात यह है कि इंडिया पे इमीडिएट इंपैक्ट जो लोग सोच रहे थे हाहाकार मच जाएगा, मार्केट गिर जाएगी, वो तो ऐसा मूड दिख रहा नहीं मेरे को मार्केट का। ठीक है, एसआईपी बंद करने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो मैं बार बार आपको कहता रहता हूं, एसआईपी बंद करने की कोई जरूरत नहीं, मार्केट अपने आप रिबाउंड हो जाएगी। सेकंड चीज जो मुझे लगती है कि वो लगती है कि अब यूएस डेस्परेट होगा इंडिया के साथ रिलेशनशिप रिवाइव करने को। हमने अटेम्प्ट देखा, हमने अभी पीछे न्यूज देखी थी जो इंटरनेशनल मीडिया ने कंफर्म करी है कि यूएस ने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को 4 टाइम्स फोन किया कि बात करनी है, बट आई थिंक वो अभी मूड में नहीं है बात करने के। वो भी अभी नाराज चल रहे हैं, बोले यार ये क्या चलता है, कभी वो तुम कभी प्यार करने लग जाते हो, कभी टकरार करने लग जाते हो, ये वाला स्टैंड नहीं चलेगा, पहले स्टैंड ठीक रखो, मतलब एक तरफा स्टैंड रखो। इंडिया ने ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने चालू कर दिए हैं, ऑल्टरनेटिव रिलेशनशिप्स को बहुत तेजी से बिल्ड किया। मतलब आप सोचिए 27 अगस्त को टैरिफ लगा, 30 अगस्त को एससीओ में पहुंच गए, रिलेशनशिप रिवाइव कर लिया, पता नहीं क्या क्या निकल के आएगा उसमें से, क्या क्या ट्रेड डील्स आएंगी। हो सकता है इंडिया के लिए बहुत फेवरेबल ट्रेड डील्स आ जाए। और चौथा, आप समझिए कि वहां ना एक सनक बैठ गई। अभी उन्होंने पीछे उनके व्हाइट हाउस ने बोला कि भाई हमारे डोनाल्ड ट्रंप जी ने यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया, इंडिया पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया, बार बार कह रहे हैं, जबकि इंडिया बोलता नहीं उन्होंने नहीं रुकवाया भाई। अभी ईरान इसराइल का वॉर रुकवा दिया, मतलब हर वॉर मैंने रुकवाई है जी। मुझे लगता है वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 भी शायद उन्होंने ही रुकवाई होगी। तो ये सारी वॉर्स रुकाने के बाद अब वो कह रहे हैं भाई उनको नोबेल पीस प्राइज दे दो। अच्छा, जो बंदा कहता है कि भाई इनको दे दो तो उसको वो लंच पे बुला लेते हैं। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि किसको बुलाया था। तो ये सारी चीजें ना एक आदमी की सनक पे चल रही हैं। पूरा यूएस भी इस टाइम पे उनके अगेंस्ट चल रहा है। उनकी पॉपुलैरिटी इंडेक्स जो पहले करीबन 70-80% होती थी, अब घट के 40% रह गई। जबकि इंडियन प्राइम मिनिस्टर की पॉपुलैरिटी इंडेक्स अभी भी मेंटेन्ड है 75-78% के आसपास। तो अगर आप कुल मिला के सारा रुझान देखें और मार्केट का रिएक्शन देखें, तो मार्केट मुझे नहीं लगता बहुत टेंशन में, क्योंकि 27 अगस्त निकल चुका है और 27 अगस्त से ही मार्केट ऊपर जाने लग गई है। और इतनी बड़ी मार्केट को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इंडिया जो है एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड पे है। कुछ सेक्टर्स को इंपैक्ट आएगा जिसपे अभी इमीडिएट, जैसे जो मैंने आपको नाम बताया, अपैरल, जेम्स एंड ज्वेलरी, तो आप उनसे थोड़ा दूर रह सकते हो। कोशिश करिए कि इन्वेस्टेड रहिए, ऐसा छोड़ के मत भाग जाइए। अगले क्वार्टर के रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, खासकर उन सेक्टर्स के जहां पे ये इंपैक्ट हुआ है। और ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि ये तीन कंट्रीज जो रशिया, इंडिया और चाइना का रिलेशनशिप अब कैसे डेवलप होता है, ताकि फिर उसके बाद अमेरिका का स्टैंड क्या होगा देखना पड़ेगा। मेरे को लगता है कि धीरे धीरे अमेरिका जो है फेवरेबल टर्म्स पे आ जाएगा। अभी थोड़ी सनक बढ़ी हुई है, अभी एक पीक है गुस्से का, पर बाद में ठीक हो जाता है, ये सारी ठीक हो जाती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में
सारी कंट्री को अपने इंटरेस्ट्स देखने हैं। और जब लॉबीज लगेंगी, फार्मा लॉबी लगेगी, एफएमसीजी लॉबी लगेगी कि भाई कुछ करो। देखिए, अगर ट्रंप बहुत ज्यादा टैरिफ 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 करने लगे तो कैसे बैंड बजेगी, एक प्रोडक्ट के एग्जांपल से समझाता हूं आपको कि अमूल घी इंडिया में आप देख सकते हैं, ये आपके सामने अमेजोन खुला हुआ है, 633 रुपीज का है। अब आप सोचेंगे यूएस में ये 1200 का हो जाना चाहिए, ठीक है, उससे ज्यादा क्या होगा, डबल हो जाए, उससे ज्यादा क्या होगा। पर अगर मैं वॉलमार्ट पे जाऊं तो वॉलमार्ट पे जो सबसे सस्ता बेचता है वो $23 का बेच रहा है, सेम डब्बा। तो $23 अगर मैं आईएनआर में कन्वर्ट करूं तो आइए देखते हैं $23 आईएनआर में कितना होता है, 2023 रुपए होता है। तो यानी ये 2 गुना नहीं है, ये करीबन 3.5 टाइम्स है। और ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अब आप समझिए कि अगर टैरिफ्स बढ़ गए तो उस देश में हाहाकार मच जाएगा। और ये बात है ना, एक्चुअली मैंने भी रिसर्च नहीं की थी, मेरे एक फ्रेंड ने यूएस से फोन करके बताया कि भाई तू देख अमूल का रेट क्या हो गया। एंड मैं शॉक्ड हो गया था कि इतना बड़ा फर्क है एक बेसिक प्रोडक्ट में, एक घी मतलब वन ऑफ द मोस्ट बेसिक प्रोडक्ट्स में 3 गुने का फर्क है। और यही फर्क जो है वो दूध में है, ब्रेड में है, बाकी सब चीजों में भी। तो जिनको यूएस भी जाना था, आप सोच लो भाई, 3.5 गुना महंगा होता है वहां पे हर चीज, ठीक है, और 50% टैक्स भी लग जाता है। तो गाइस, इंडिया को बस यही करना है फाइनली कि अपने रिलेशनशिप्स बाकी कंट्री से ठीक करने हैं। इंडियन छोटे व्यापारियों के लिए दूसरी मार्केट्स को ओपन करना है ताकि जो लॉस उनको यूएस में होगा वो कहीं ना कहीं से रिकवर हो जाए। और धीरे धीरे वेट करना है कि शायद किसी दिन तो यूएस अपनी आंखें पल के झपकेगा और रिलेशनशिप वापस ठीक हो जाएंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि वो इतना प्रेशर जो है अपनी इकोनॉमी पे नहीं झेल सकते। उनके ऊपर डेट जो है वो आज $37 ट्रिलियन का है, जिसमें से करीबन $9 से $10 ट्रिलियन का डेट सिर्फ इसी साल वापस देना है। तो ये बहुत सारे प्रेशर्स उन पे भी हैं और ये बातें शायद हमारे इंडियन सरकार को और हमारे इंडियन डिप्लोमैट्स को पता होंगी, जिस वजह से वो अपनी अपनी स्ट्रेटजीज लगा रहे हैं। तो फाइनली आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, अपनी इन्वेस्टमेंट चालू रखनी है, कुछ सेक्टर से दूर रहना है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, म्यूचुअल फंड्स में डालते रहिए, सेक्टोरल थीमेटिक फंड्स अवॉइड कीजिए इस टाइम पे, खासकर फार्मा वाले भी अवॉइड कर दीजिए, पता चला उस पर भी 10-20% भी लगा दिया तो वो गिर जाएगा। और नॉर्मल अपना मिड कैप, स्मॉल कैप, इंडेक्स, इन सब फंड्स में आप इन्वेस्ट करते रहिए, अपनी एसआईपी चालू रखिए। और अगर थोड़ा डर ज्यादा लग रहा है तो कुछ पैसा उठा के डेट फंड्स में मूव कर सकते हैं या फिक्स डिपॉजिट्स में मूव कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि मार्केट्स ओवरहीटेड हो जाएंगी या कुछ रिएक्शन ज्यादा आ जाएगा। इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, मार्केट्स में बने रहिए, लंबे समय में आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे रिटर्न्स बनते हैं। तो गाइस, अब आप बताइए कमेंट सेक्शन में और किस चीज पे वीडियो बनाऊं, और इस वीडियो को सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये हमारे भारत की ताकत भी बताता है और बेसिक जियोपॉलिटिक्स के साथ इकोनॉमिक्स कैसे मेल खाती है वो आपको बता देता है। अगली वीडियो तक जय हिंद, जय भारत।